गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में हम पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ अकाउंट, मीन्स खातों के प्रकार। उनमें दो खातों के बारे में हम पढ़ चुके हैं, व्यक्तिगत और वस्तुगत, मीन्स पर्सनल और रियल अकाउंट के बारे में। आज का हमारा कॉन्सेप्ट है नाम मात्र का खाता, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नॉमिनल अकाउंट। तो इस कॉन्सेप्ट को आज हमको समझना है। ये थर्ड और लास्ट प्रकार का खाता, ठीक है। देखिए, सबसे पहले मैं अगर आपको बताऊं कि हमने सबसे पहले पर्सनल अकाउंट के बारे में पढ़ा, व्यक्तिगत खाते के बारे में पढ़ा। उसमें चार चीजें थी, किसी भी इंडिविजुअल पर्सन का नेम, किसी इंस्टीट्यूशन का मतलब संस्था का नेम, एक आपका होगा किसी फर्म का नाम और किसी कंपनी का नाम। उन चारों से रिलेटेड जो अकाउंट था वो पर्सनल अकाउंट था, मतलब व्यक्तिगत खाता था। इसके बारे में सेकंड नंबर पे आया हमारा रियल अकाउंट, जिसको हम वस्तुगत खाता भी कहते हैं हिंदी में। उसमें दो चीजें थी, एक तो गुड्स और एक असेट, मींस माल और संपत्ति। तो उनसे रिलेटेड जो अकाउंट था वो उसमें गया। अभी तीसरे टाइप का अकाउंट है जिसका नाम है नाम मात्र का खाता, या इंग्लिश में हम बोलते हैं इसको नॉमिनल अकाउंट। इसमें चार चीजों का कॉम्बिनेशन लिया जाता है, मतलब इन चार चीजों से संबंधित या रिलेटेड जो अकाउंट होता है उसको आप नॉमिनल अकाउंट में ट्रीट करते हैं, नाम मात्र के खाते में ट्रीट करते हैं। अभी चार चीजें कौन कौन सी है? सबसे पहला हो गया खर्च, इंग्लिश में बोला जाता है एक्सपेंसेस। दूसरा आय, जिसको हम इनकम बोलते हैं। तीसरा हो गया लाभ, जिसको प्रॉफिट बोलते हैं। और फोर्थ चीज है हानि, जिसको हम लॉस बोलते हैं, ठीक है। तो इन चारों से रिलेटेड जो अकाउंट होता है उसको हम नॉमिनल अकाउंट में नाम मात्र के खाते में ट्रीट करते हैं, ठीक है। अब आपको मैं एक चीज और क्लियर करता हूं कि ये जो हमारे एक्सपेंसेस हैं ये दो टाइप के होते हैं, रेवेन्यू नेचर और कैपिटल नेचर। हिंदी में बोला जाता है आयगत प्रकृति और पूंजीगत प्रकृति। इसमें हम फर्क अभी एक इलस्ट्रेशन से समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने ये वर्ड सुना होगा सभी ने, वेतन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सैलरी, ठीक है। बेसिकली जो अकाउंटिंग का काम किया जाता है, जो अकाउंटिंग का लेखांकन का हम काम करते हैं वो एक साल के लिए करते हैं, मतलब उसका जो टाइम पीरियड रहता है वो एक साल होता है। जनरली वो साल जो शुरू होता है वो हमारा 1 अप्रैल से शुरू होता है और उसका एंड होता है 31 मार्च को। इस तरीके का ये एक फाइनेंशियल ईयर है, और इस फाइनेंशियल ईयर के इस व्यापारिक वर्ष के हम प्रॉफिट लॉस की कैलकुलेशन करना चाह रहे हैं, ये लेखांकन का काम। तो ये जो साल है हमारा 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च, इसी के बिहाफ पे ही इन खर्चों का निर्धारण किया जाता है। ये खर्चा रेवेन्यू नेचर का है या इन कैपिटल नेचर का है, इसका पता इसी के आधार पर लगता है। जैसे मैंने आपके सामने एक वर्ड लिखा सैलरी। अब सैलरी एक एक्सपेंस है, खर्चा है, साफ सीधी सी बात है। संस्था जो होती है, जो व्यापार होता है, वो कर्मचारियों को सैलरी देता है, तो उसके लिए खर्चा है निश्चित रूप से। जिस चीज का हम पेमेंट करते हैं वो हमारे लिए खर्चा है। लेकिन वो खर्चा भी दो प्रकार का होता है, आयगत प्रकृति का और पूंजीगत प्रकृति का, मतलब रेवेन्यू नेचर का और कैपिटल नेचर का। अब इन दोनों में क्या फर्क है, इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक कर्मचारी है जिसने पूरे वर्ष हमारे यहाँ काम किया, तो हमने उसको पूरे वर्ष का वेतन दिया होगा कि नहीं दिया होगा? तो जितनी बार हम उसको सैलरी देंगे वो उतने ही मंथ तक काम करेगा, ठीक है। तो ये इस प्रकार के जो खर्चे होते हैं, जो जितनी बार खर्चे करेंगे उतनी बार ही उसका लाभ मिलेगा, ऐसे खर्चों को हम आयगत खर्चा या रेवेन्यू नेचर का बोलते हैं। अगर इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन बोलूं तो डेफिनेशन इसकी ये होगी कि ऐसा एक्सपेंस जो एक बार एक्सपेंस करने पर विद इन 1 ईयर, मतलब एक साल के अंतर्गत ही लाभ देगा, एक साल के अंतर्गत ही हमारा कुछ फायदा होगा उससे या हमको काम मिलेगा उससे, तो उसको तो हम आयगत खर्चा कहते हैं। एक जैसे मैं बात करूं कि फर्नीचर, अब हमने किसी से फर्नीचर खरीदा, अब फर्नीचर खरीदा होगा तो उसको हमने पेमेंट किया होगा तो हमारा खर्चा है। लेकिन ये आयगत खर्चा नहीं है, ये खर्चा है पूंजीगत खर्चा, क्योंकि फर्नीचर का पेमेंट हमने कितनी बार किया? एक बार। उसका लाभ कब मिलेगा? कई सालों तक, मतलब 1 साल से ज्यादा अवधि तक। तो अगर कोई ऐसा खर्चा है जो एक बार खर्चा करने पर 1 साल तक ही उसका लाभ हो तो वो आयगत खर्चा कहलाता है, रेवेन्यू नेचर एक्सपेंस। और अगर कोई एक्सपेंस ऐसे टाइप का है कि एक बार एक्सपेंस करने पर कई इयर्स तक का प्रॉफिट देगा, कई साल तक चलेगा, तो उसको हम कैपिटल नेचर का या पूंजीगत प्रकृति का खर्चा कहते हैं।
तो अगर आपने देखा हो तो ये फर्नीचर तो ये एक असेट है कि नहीं है, मतलब संपत्ति है। और संपत्ति का जो खाता था वो हमने बात की थी कि वो रियल अकाउंट में वस्तुगत खाते में आता है, क्योंकि वस्तुगत खाते में दो चीजें आ रही थी, एक तो संपत्ति और एक माल। तो जो जितने भी पूंजीगत प्रकृति के खर्चे होते हैं वो हमारी संपत्तियां बन जाते हैं, और संपत्तियां हैं तो संपत्तियों से संबंधित खाता वस्तुगत हो गया। तो अब बात करते हैं कि यहाँ जो मैंने खर्च लिखा है तो दोनों ही खर्चे, लेकिन एक की प्रकृति ऐसी है कि एक बार एक्सपेंस करने पर 1 साल तक ही प्रॉफिट देगा। अब जैसे किराया है, जिसको अपन अंग्रेजी में रेंट बोलते हैं। अब जितने बार किराया देंगे उतने समय तक हमको वहां पे रहने का अवसर मिलेगा या रहने के लिए जगह मिलेगी। अगर हम किराया नहीं देंगे तो रहने के लिए जगह नहीं मिलेगी। ऐसा नहीं कि हमने एक बार किराया दे दिया हम कई साल तक उसमें रहेंगे। जितने टाइम का किराया देंगे उतने टाइम ही हमको वो चीज एंजॉय करने को मिलेगी या उसका हम लाभ ले सकते हैं। तो ऐसा खर्चा जो एक बार एक्सपेंस करने पर एक बार ही लाभ दे, मतलब एक बार से मतलब 1 साल के अंतर्गत ही लाभ दे, उसको तो हम अकाउंटिंग की लैंग्वेज में आयगत खर्चा या रेवेन्यू नेचर एक्सपेंस बोलते हैं। और अगर कोई ऐसा एक्सपेंस है कि जो एक बार हमने एक्सपेंस कर दिया, जैसे बिल्डिंग है जिसको भवन बोलते हैं, एक बार हम एक्सपेंस करते हैं, एक बार बनाते हैं और कई साल तक चलता है, तो ये किस प्रकार का हो गया? पूंजीगत। और पूंजीगत प्रकृति का है तो ये संपत्ति माना जाता है। और संपत्ति से संबंधित जो भी खाते होते हैं वो नाम मात्र में नहीं होकर के वो हमारे वस्तुगत में या रियल अकाउंट में गए थे। ठीक है, तो नाम मात्र के संबंध में अगर कोई खर्चे की हम बात करें तो केवल कैसा खर्चा होना चाहिए? आयगत प्रकृति का। तो आयगत प्रकृति के जितने भी खर्चे हैं इनका ही अपोजिट इनकम है। अगर हम किसी चीज का पेमेंट करते हैं तो वो हमारे लिए खर्चा हो जाती है, और उसी चीज को अगर हम किसी से रिसीव करते हैं, प्राप्त करते हैं, तो हमारी आय हो जाती है। तो चाहे आय हो चाहे खर्चा हो, ये दोनों ही किस में आते हैं? नाम मात्र के खाते में। तो जैसे किराया हो गया, वेतन हो गया, ब्याज हो गया, मजदूरी हो गई, ये सब खर्चे हैं। और यही चीज अगर रिवर्स होके हमको मिलती है किसी से तो हमारे लिए आय बन जाती है। ऐसे ही किसी वस्तु को बेचने से अगर हमको कोई लाभ होता है तो वो लाभ भी नाम मात्र का खाते में आता है, और अगर उसको बेचने से कई बार हमको हानि हो जाती है तो हानि भी नाम मात्र के खाते में आती है। तो कुल मिला के बात यह है कि नाम मात्र का खाता नॉमिनल अकाउंट में 4 चीजों का कॉम्बिनेशन होता है। जितने भी रेवेन्यू नेचर के आयगत प्रकृति के खर्चे होते हैं या इनकम होती है या लाभ होता है या हानि होती है, इन सबको हम नाम मात्र के खाते में लेते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया है कि हम जो है वो अकाउंटिंग का काम डबल एंट्री कॉन्सेप्ट, दोहरा लेखा प्रणाली के अनुसार करते हैं। और उस दोहरा लेखा प्रणाली ने हम को जो है अलग अलग खातों के अलग अलग नियम बताए, क्योंकि वो एक वैज्ञानिक प्रणाली है। वैज्ञानिक प्रणाली है तो हर एक खाते के अपने एक नियम है। जैसे सबसे पहला जो हमारा व्यक्तिगत खाता था, तो व्यक्तिगत खाते का भी अपना एक नियम था। ऐसे ही वस्तुगत खाता, जो मतलब पर्सनल रियल जो भी अकाउंट, हमने 2 अकाउंट पढ़े, उनके अपने अपने रूल थे। ऐसे ही ये जो नाम मात्र का खाता या नॉमिनल अकाउंट है उसका भी एक रूल है। बड़ा आसान सा रूल है कि समस्त खर्च एवं हानियां ये तो डेबिट की जाएंगी। खाते के 2 पक्ष बताए थे मैंने आपको, डेबिट और क्रेडिट, जिनको शॉर्ट में हम डीआर और सीआर बोलते हैं। तो जितने भी खर्चे और हानि है उनको डीआर करेंगे, और समस्त आय एवं लाभ ये सीआर। इंग्लिश में अगर इसको बोल दें तो ऑल expenses and losses are debited and all incomes and profit are credited। तो बड़ा आसान सा रूल है, और रूल्स के बिहाफ पे किसी चीज का सॉल्यूशन किया जाता है। अब जैसे मैं आपको एक इलस्ट्रेशन से समझाऊं कि इसमें क्या आएगा। मान लीजिए जैसे एक इलस्ट्रेशन मैंने लिखा, किराया चुकाया, ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलेंगे रेंट पेड। अब ये एक ट्रांजैक्शन है, और ट्रांजैक्शन भी इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक, मतलब आर्थिक और गैर आर्थिक 2 प्रकार के होते हैं। तो ये जो हमारा ट्रांजैक्शन है ये आर्थिक व्यवहार है,
क्योंकि किराया हमने चुकाया होगा तो बदले में प्रॉफिट अर्न करना हमारा पर्पस है। ठीक है, अब किराया चुकाया तो पहले भी बताया है कि डबल एंट्री कॉन्सेप्ट, दोहरा लेखा प्रणाली ये कहती है कि हर एक ट्रांजेक्शन से कम 2 अकाउंट इफेक्ट होते हैं। तो यहाँ भी 2 अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं। एक तो हो गया हमारा किराया जिसको रेंट बोलते हैं, और एक चुकाया तो हमने बदले में क्या दिया होगा, कैश दिया होगा। ठीक है, अब इनकी हम बात कर लेते हैं। रेंट बताओ, खर्चा है तो कौन से खाते में आएगा, नाम मात्र में, जिसको हम नॉमिनल कह सकते हैं। ऐसे ही कैश मैंने पिछले वाले वीडियोस में बताया था कि कैश हमारी संपत्ति होती है, और अभी भी बताया था कि संपत्ति से संबंधित खाता वस्तुगत या रियल अकाउंट में आता है। अब जो अकाउंट जिस टाइप का है उस पे उसी का ही रूल लगेगा। नॉमिनल पे नॉमिनल का रूल लगेगा, रियल पे रियल का रूल लगेगा। मतलब नाम मात्र पे तो नाम मात्र का नियम लगाया जाएगा, और वस्तुगत पे वस्तुगत का नियम लगाया जाएगा। अब बात मैं अगर करूं नॉमिनल अकाउंट की, तो अभी मैंने सामने नियम लिखा है आपके कि नाम मात्र के खाते का नियम है कि खर्च और हानि डीआर, आय और लाभ सीआर। अब बताओ, किराया चुकाया तो हमारा पैसा जाएगा तो ये खर्च होगा, और खर्चा होगा तो हम इसको क्या करेंगे, डेबिट, डीआर। ऐसे ये दूसरा खाता कौन सा है, रियल अकाउंट, जिसको हम हिंदी में वस्तुगत खाता कहते हैं। और वस्तुगत खाते का मैंने नियम पहले भी बताया है कि जो वस्तु व्यापार में आती है उसको डीआर करो, और जो वस्तु व्यापार से जाती है उसको सीआर करो। इंग्लिश में अगर इस रूल को हम लेंगे कि डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, मींस जो चीज आती है उसको डीआर करो और जो चीज जाती है उसको सीआर करो। तो यहाँ पे वही रूल लगेगा। अब बात बताओ कि रेंट पेड मतलब किराया हमने चुकाया, तो ये जो कैश है मतलब पैसा है, ये आ रहा है कि जा रहा है, साफ सीधी सी बात है कि जा रहा है। तो जो चीज वस्तु व्यापार से जाती है तो क्रेडिट कर दे। ठीक है, डेबिट व्हाट कम्स इन मतलब जो चीज आती है उसको डीआर, एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट मतलब जो चीज जाती है उसको सीआर। इस तरीके से ऐसे ट्रांजेक्शन को सॉल्व किया जाता है। दोबारा से कॉन्सेप्ट को रिवाइज करता हूँ। नाम मात्र का खाता, नाम मात्र के खाते में 4 चीजें आती है, खर्चा, आय, लाभ, हानि, मींस एक्सपेंसेस, इनकम, प्रॉफिट एंड लॉस। ये भी केवल आयगत प्रकृति के, रेवेन्यू नेचर के, कैपिटल नेचर के को नहीं लेना है। ये चीज आपको आगे और भी क्लियर हो जाएगी, लेकिन अभी आपको क्या ध्यान रखना है कि केवल आयगत प्रकृति के मतलब रेवेन्यू नेचर के जितने भी खर्चे, इनकम, प्रॉफिट और लॉस है उनको ही शामिल करना है। ठीक है, बड़ा आसान सा नियम है कि समस्त खर्च और हानियां डेबिट होंगी और समस्त आय और लाभ जो है वो क्रेडिट होंगे। इंग्लिश में बोलेंगे ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर डेबिटेड एंड ऑल इनकम्स एंड प्रॉफिट्स आर क्रेडिटेड। ये आपका रूल हो गया। और ऐसे ट्रांजेक्शन को हम सॉल्व करते हैं। हर एक व्यवहार कम से कम 2 खातों को प्रभावित करता है। तो इस सीरीज में ये सारी चीजें चलती है। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट को रिवाइज करें। थैंक यू।